हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा पेपर कंप्यूटर और हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर आधारित है। खासकर कंप्यूटर में इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं जो उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। बाकी जो मैंने लाइव सेशन शुरू किया अपना, उसमें हम कल 12:30 बजे दिन में 12:30 पर हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। आप लोग लाइव क्लास जुड़ने के लिए 12:30 बजे हमारे यूट्यूब जो चैनल है एसएस स्टडी उस पर आ सकते हैं। और ये आपका जो जिला सीरीज है उसमें हम प्रत्येक जिले के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनका भौगोलिक स्वरूप, इन सारी चीजों को क्लियर करवा रहे हैं। तो हमने जिला सीरीज लाइव सेशन में शुरू करी है। तो कल सैटरडे के दिन 12:30 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये जो आपका पेपर है इसमें पहले इतिहास के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। किस सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। ये जैनुल आबदीन मध्यकालीन भारत में कश्मीर में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका उल्लेख राजतरंगणी में भी किया गया। हालांकि जो राजतरंगणी थी कलहड़ की वो पहले लिखी जा चुकी थी, जो बाद में जॉन रास ने राजतरंगणी लिखी उसमें इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जैनुल आबदीन बाद का शासक हुआ। इसने कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक और संस्कृत साहित्य के संरक्षण पर जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसने संस्कृत का संरक्षण भी किया और हिंदुओं को पूरी पूरी छूट दी धार्मिक रूप से, और जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। कश्मीर के लोगों द्वारा इन्हें वुडशाह यानी कि महान शासक कहा जाता था। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। मूल्य नियंत्रण मतलब बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी इसने अपनाई थी। और इसने जो वुलर झील है उसमें जैना लक्का द्वीप भी इसी के द्वारा बनाया गया है। तो बहुत मतलब आपके महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है, इसने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। दौलताबाद या फिर आपके देवगिरी कहा जाता है, बात एक ही है, देवगिरी भी कहा जाता है इसको, दौलताबाद या देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों पर दाग प्रणाली शुरू की थी। दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया था सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए। बलबन के केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रणाली बलबन ने समाप्त नहीं करी, इक्ता प्रणाली शुरू करी थी आपके इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो एक केंद्रीय संगठन नियंत्रित करके सरदार बनाना चाहता था जो उसकी भू राजस्व व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाए और उसके महत्वपूर्ण आपके सरदार या विश्वसनीय लोगों के रूप में काम करे। लेकिन बलबन ने वैसे तो आपका केंद्रीय नियंत्रण तो खत्म कर दिया था, जो आपका केंद्रीय नियंत्रण तो मजबूत कर दिया था, और जो चालीसा दल था तुर्कानी उसे भी खत्म कर दिया, लेकिन इक्ता प्रणाली को उसने समाप्त नहीं करा था। इक्ता प्रणाली को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से खालसा भूमि में बदला था। ये सही फैक्ट है, ये गलत फैक्ट है ये वाला। तो दो सही होंगे, केवल एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो इसमें लिखा है अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे प्रमुख शासकों में एक था जो अपने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी और अक्सर विवादास्पद नीतियों के लिए जाना जाता है। इसमें राजधानी परिवर्तन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, दोआब में कर वृद्धि है, खुरसाना अभियान है, कराची अभियान है, ये उसके बहुत विवादास्पद अभियान रहे। बलबन ने केंद्रीय अधिकार को मजबूत करने और कुलीनों को शक्ति को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। जो मैंने बताया कि उसने कुलीनवाद को समाप्त कर दिया और चालीसा दल को खत्म कर दिया, लेकिन उसने एकता प्रणाली समाप्त नहीं की थी। अगला, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना? कृष्ण को ओलिया, हिंदू जो आपके देवता हैं कृष्ण, उनको औलिया यानी कि इस्लामिक देवता अल्लाह का अवतार किसने बताया था? मोहम्मद गौस ने, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सूफी सिलसिले का एक सबसे महान जो आपका शासक है, जिसने ग्वालियर को अपना केंद्र बनाया था। हुमायूं भी इसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। तो इसी ने आपका कृष्ण को औलिया के रूप में पेश किया। शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सूफी सिलसिले का प्रख्यात संत हुए थे। सत्तारी सिलसिले की प्रमुख विशेषता हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और नीतियों में समानता दिखाकर उनके निकटता लाना था। जवाहिर
ए खम्स इनकी प्रमुख पुस्तक है। मुगल सम्राट हुमायूं और तानसेन ने इनके घनिष्ठ संबंध थे। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? मेघाच्छादित रात में जैसे अगर बादल लगे हों तो ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो सूर्य का ताप होता है वो बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्ट वापस जाता है। अगर क्या हो बादल नहीं लगे हो तो वो क्या करता है, ताप नियंत्रित हो जाता है, जितना ताप आया है उतना ही आपका पृथ्वी परावर्तित भी कर देती है। बादल लगे हो तो ये ताप अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान रात में अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। जब बादल भरी रातें होंगी तो पाला नहीं बनेगा, ओस की बूंदें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो बादल भरी रातें होती हैं वो खुली रातों की अपेक्षा ज्यादा गर्म रातें होती हैं, इस वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ग्रीन हाउस जैसी, और अंदर ही रह जाती हैं जो विकिरण होती हैं, तो गर्माहट के कारण ओस की बूंदें नहीं बन पाती हैं। तो पृथ्वी के विकिरण को बादल परावर्तित कर देते हैं और मेघाच्छिद रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। बादल बहते हुए पवन को भूमिगत विक्षेपित करते हैं और पृथ्वी के विकिरण को बादल परावर्तित कर देते हैं, यानी कि यहां से आएगी और यहीं से वापस हो जाएगी पृथ्वी की तरफ, नहीं तो बाहर चले जाती वायुमंडल से। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अटल नवपरिवर्तन इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये जो इनोवेशन मिशन है वो काम कर रहा है नीति आयोग के, और इस अटल नवपरिवर्तन मिशन की नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसे संपूर्ण देश में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ये 2022 में झारखंड ने शुरू करा है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इसमें झारखंड सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि विधवा के साथ विवाह किया जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की नगद इनाम की राशि प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि की उत्पादकता कम है। भूमि की उत्पादकता कम है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, बिल्कुल सही है। छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किए जाते हैं। छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ाने में उन छोटे किसानों की भूमिका जो होती है वो अन्य वजहों से भी कम है। एक तो भूमि की उपजाऊ क्षमता, दूसरा आपका प्राकृतिक आपदाएं, वर्षा के भरोसे ही अधिक कृषि का होना, नए जो नवाचार हैं वो कृषि में नहीं आना, टेक्निकली कृषि को किस तरीके से परंपरागत रूप से करना, बहुत सारे कारण हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है, पर ये सत्य है कथन। तो ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि इसी वजह से उत्पादन कम हो रहा है। ये भी एक वजह है, बट इसी वजह से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था 1986 की जो नई राष्ट्रीय नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें जो 2020 तक चली। 2020 में तो आपको पता है नई शिक्षा नीति आ गई है 2020। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1987 में शुरू की गई एक योजना है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और अधिक से अधिक छात्रों, विशेषकर लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लाना है, जिससे सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सके, मतलब सभी के लिए शिक्षा। बाद में फिर यही प्रोग्राम आपका क्या बना, सर्व शिक्षा अभियान। एजुकेशन फॉर ऑल था ये यूनेस्को का, लेकिन भारत में ये सर्व शिक्षा अभियान के नाम से चला, ताकि हर एक बच्चे का 100% इनरोलमेंट आपके स्कूलों में किया जा सके, नामांकन स्कूलों में किया जा सके। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत को साक्षर बनाने की एक बहुत जबरदस्त पहल थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? जो इस साल पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद बनाया जाना शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई और पहली बार 1974 में ये आरंभ किया गया पर्यावरण दिवस मनाया जाना। और पहले विश्व पर्यावरण दिवस के विषय केवल एक पृथ्वी था। ये फैक्ट है इसके। आगे, भारत की पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी, किस वर्ष आयोजित की जाएगी? डिजिटल जनगणना होगी अब 2027 में। इसमें जातिगत जनगणना के आंकड़ों को भी संग्रहित किया जाएगा। अगला, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए
और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इधर संधियां दे रखी हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि के साथ। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की संधि के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। देखो ये दिए भी हैं फैक्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली मराठे और निजाम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा था। अंग्रेजों ने प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली, मराठे और निजाम की सेना थी। निजाम धोखा दे गया हैदर अली को, इसलिए हारा वो। और 1780 में हैदर अली द्वारा कर्नाटक में आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की गई, जो 1784 में मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। उक्त कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद दिया था स्टेटमेंट। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना द्वारा टीपू की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सेना द्वारा टीपू को मार दिया गया और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजरी को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की और वेलेजरी द्वारा उक्त कथन कहे, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में लौट रहा है, यानी कि पूर्व हमारे कब्जे में आ रहा है। ये था, ये हमारी टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ 100 नंबर की। 20 टेस्ट इसमें पड़े हुए हैं। आप एसएस स्टडी ऐप को हमारे जो प्ले स्टोर है उसमें से इंस्टॉल करके उसमें आप इस ऐप में ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसी नाम से है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। 250 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। 40 उत्तराखंड के हैं, 20 हिंदी के हैं और 40 जीएस के रीजनिंग के क्वेश्चन है। और उसी पैटर्न पर है जिसमें यूके ट्रिपल एससी हाल फिलहाल बना रहा है। अगर ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो टेस्ट और पीडीएफ दोनों स्वरूपों में हमारे ऐप पर पड़ी हुई है। वहां आप उसे टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और पीडीएफ से पढ़ाई भी कर सकते हैं। बाकी कोई क्वायरी हो तो आप इन दोनों नंबरों में, अगर कोई टेक्निकल क्वायरी हो तो इस नंबर में, और टेस्ट सीरीज के विषय में कुछ पूछना हो, मतलब कैसा है क्या है, या कोई शंका हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। निम्नलिखित कहे गए कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये कुछ कथन है। शेर की तरह एक दिन जीना जीने से बेहतर है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू सुल्तान। सही है, टीपू का ही था ये। स्मरण रहे कि जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है, ये दादा भाई नारोजी ने कहा था। ये 3 के 3 स्टेटमेंट सही है। 1 2 3, 3 के 3 जो आपके कहे गए कथन हैं वो इन तीनों से मैच करते हैं, इन्होंने ही कहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना। ये कंप्यूटर शुरू हो गया, कंप्यूटर के ज्यादा क्वेश्चन रखे हमने। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है, बिल्कुल सही है। डाटाबेस में रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य होता है, ये भी सही है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को डाटाबेस कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसके 3 के 3 सही है। 1 2 3 सभी सही है। ये अगला, टपल क्या है? कंप्यूटर में टपल, टपल किसी टेबल, जो कंप्यूटर में हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल की किसी एक रो को टपल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। टपल का मतलब है किसी टेबल की एक रो, क्योंकि सांख्यिकीय आंकड़ों को जुटाने के लिए टेबल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे टैली है, अकाउंट का अन्य कोई आपका सॉफ्टवेयर है, उनमें टेबलें बनाई जाती है, तो उसकी एक रो को टपल कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? बाइनरी मतलब द्विधारी अंक पद्धति, 0 और 1। बाइनरी मतलब ऑफ और इसका मतलब है ऑन, बस दो ही सब जो आपके कोड होते हैं इन्हीं में चलता है। जबकि हम साधारणतः दशमलव अंक पद्धति का प्रयोग करते हैं, 1 से लेकर के जिसमें 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसे 10 दशमलव पद्धति कहा जाता है। इसमें 2 ही होते हैं तो इसे द्विधारी अंक पद्धति यानी कि बाइनरी कोड कहा जाता है। कंप्यूटर या मशीन इसी को समझती है, इस द्विधारी अंक पद्धति को नहीं। हम लिखते जरूर हैं इसमें कीबोर्ड में, लेकिन कीबोर्ड में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो उसी में बदल देता है। कंप्यूटर उसी में समझता है, उसी में डाटा को आपका प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको पुनः आउटपुट में किसमें कन्वर्ट कर दे देता है, जो आपकी भाषा है। तो इसीलिए भाषाई ट्रांसलेशनों की ट्रांसलेटर लगे होते हैं इनपुट डिवाइस में भी और आउटपुट। इनपुट डिवाइस में है कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में बदलना,
और कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य को आप तक पहुंचाने के लिए आउटपुट में आपके भाषा में बदलना, इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के संचार और उसमें नियमबद्ध तरीके से काम करने के लिए जो आपका नियमों का समूह होता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कंप्यूटर की नियमावली, जिसके अनुसार ही आप नेटवर्क में चीजें कर सकते हैं। सर्वर नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई होती है, यही सर्वर होता है। सर्वर मतलब किसी नेटवर्क का हेड, जहां से चीजें संचालित हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं उसको। डाटा के संचरण के समय संचरण के माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहा जाता है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में इथरनेट के नाम से तैयार किया गया था। नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल यहाँ है, ये है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मुख्य रूप से नेटवर्क में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल यानी कि कंप्यूटर के नियमों के समूह है। नीचे दी गई इंटरनेट शब्दावलियों में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? होस्ट। होस्ट बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। जो भी आपका इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला आपका नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर होता है उसे होस्ट बोलते हैं। दूसरा है नोड, कंप्यूटर नेटवर्क का अंतिम बिंदु या टर्मिनल नोड कहलाता है। जो यूजर होता है वो हमेशा नोड होता है यानी कि अंतिम बिंदु, ये भी सही है। एनोनिमस सर्वर, वह सर्वर जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, एनोनिमस सर्वर कहलाता है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पासवर्ड नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये 3 के 3 सुमेलित है, 3 के 3 सुमेलित है, 1 2 3। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस क्या है? डीओएस साइबर शब्दावली, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस है डिनाइल ऑफ सर्विस। डीओएस का फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस। किसी सर्विस को क्या कर देना? डिनाई यानी कि खत्म कर देना या रोक देना। वैसे ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है सॉफ्टवेयर, डीओएस का मतलब, लेकिन साइबर लॉ में ये डीओएस का मतलब। किसी संस्करण में विंडोज, किस संस्करण में विंडोज ने स्टार्ट मेन्यू शुरू किया था? मतलब विंडोज जो हमारी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सबसे ज्यादा प्रचलित सॉफ्टवेयर है, इसमें विंडोज ने अपने विंडोज 95 जो संस्करण लॉन्च किया था उसमें उस विंडोज के किनारे में स्टार्ट मेन्यू शुरू किया, जहां से हमारे लिए काम करना काफी आसान हो जाता है। पहले नहीं तो कई चरणों से ऑन ऑफ करने के लिए भी गुजरना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, प्रॉक्सी सर्वर हमेशा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल पर ही चलता है और उसी को उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित कर देता है। प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? कोई भी क्लाइंट से आपके क्या आया, अनुरोध आया, तो उसे उससे संबंधित क्या जो सूचना है उसको क्या कर देना? अग्रसारित, प्रेषित कर देना है। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल 12:30 बजे लाइव मिलते हैं एसएस स्टडी पर आपके उत्तराखंड जिला सीरीज में। तो आप लोग 12:30 बजे हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।